हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको MCQ that is multiple choice question asked during the NEET examination from 2014 to 2017 डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चंस जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से पूछे गए हैं। मैंने अब तक बायोमॉलिक्यूल चैप्टर फिनिश कर दिया है, जिसमें मैंने बायोमॉलिक्यूल्स के न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। ये सारे सब चैप्टर्स या सब टॉपिक्स अंडर द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स कवर कर लिया है, और उसके वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे हैं। आप अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैंने ये पाया है, पिछले 5 पेपर्स उठा के मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, या मैं करूँगा अभी, जिसमें मैंने पाया है कि हर साल या एवरी ईयर देयर इज 3 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। 2017 अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। तो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने बताया था कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम, दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, दैट इज द प्रोटीनेशियस पार्ट, प्लस कोफैक्टर दैट इज अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो जब एक इनएक्टिव या एपोएंजाइम कोफैक्टर के साथ अटैच होता है तो वो होलो एंजाइम फॉर्म करता है। तो कोफैक्टर मे बी अ कोएंजाइम व्हेन इट इज लूजली बाउंडेड आर अ मेटल आयंस। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इंस्टेड ऑफ अदर ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। प्रोटीन आपका पॉलीमेरिक फॉर्म है, अमीनो एसिड से बना होता है। पॉलीसेक्राइड ये आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स से पॉलीमराइज होते हैं। लिपिड इज अ नॉट अ पॉलीमेरिक फॉर्म। लिपिड इज अ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमेरिक फॉर्म है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीमेरिक फॉर्म बनाते हैं। तो इसका जो सुटेबल आंसर है दैट इज द लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर negatively charged, neutral, either positive or negative charge depending on their size, or positively charged। तो डीएनए फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से वहाँ फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज रखता है, तो डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो 2017 में आपने देखा कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप देख लीजिए, बहुत ही सरल किस्म के क्वेश्चंस हैं जो इस बार पूछे गए हैं। 2016 में 2 बार नीट का एग्जाम परफॉर्म किया गया, जिसमें फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में पूछे गए 3 क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से इन बायोलॉजी। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। तो फंजाई में मेजर कंपोनेंट क्या होता है उसके सेल वॉल में। तो मैंने आपको जब पॉलीसेक्राइड बताया था तो उसमें बताया था कि काइटिन आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जिसमें कि अमेरिकाना जो ऑप्शन है आपका वो
मिलता है वहाँ पे, जिस उसके आउटर स्केलेटन पे कॉकरोच के, और एज वेल एज इन सम मोस्ट ऑफ द फंजाई उनका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। तो इसमें बेस्ट आंसर इसका काइटिन है। The two polypeptides, next question, second question, the two polypeptide of human insulin are linked together by, तो यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से कैसे लिंक, जब दो पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से लिंक होते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो मेजर बॉन्ड है जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो डाइसल्फाइड ब्रिज इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर द quaternary structure. Insulin is the example of quaternary structure. Third question, a typical fat molecule is made up of 1 glycerol and 3 fatty acid, 1 glycerol and 1 fatty acid, 3 glycerol and 3 fatty acid, 3 glycerol and 1 fatty acid. So most typical fat molecule is called triglyceride. So triglyceride, when one glycerol molecule is esterified with the 3 fatty acid, तो ये इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है। 2016 फेज 2 का पहला क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछा गया, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, इट मींस वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में मैंने आपको एंजाइम पढ़ाते वक्त पहला पॉइंट डिस्कस किया था, राइबोजाइम। राइबोजाइम इज अ आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। जब 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, इट मींस कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है तो वो कौन कौन से बॉन्ड है जो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो इन्वॉल्व नहीं होता है या लिस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं आता। तो उसमें ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं करता है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को, तो ये सुटेबल आंसर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व्ड। थर्ड क्वेश्चन 2016 फेज 2 में जो पूछा गया कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा इस ग्राफ को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सिस पे रिएक्शन और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट के। तो दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि ये रिएक्शन इसमें एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, और दूसरी चीज़ ये है कि ए या बी कौन सा एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो करता है। तो पहले हम एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो करता है उसके बारे में डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखिए जो ये है, ये जो है ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका शो कर रहा है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और दूसरा दिखा रहा है कि यहाँ पे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है इन केस ऑफ ए। तो इट मींस तो ये आपका एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है। तो ये तो एक सही हो गया कि ए शो द ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। दूसरी चीज ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें डेल्टा जी निगेटिव हो। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और उसको सबस्ट्रेट की एनर्जी से हम घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ पे इसका मोस्ट सुटेबल आंसर फोर्थ वन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो ये मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका। तो आपने देखा कि 2016 और 2017 दोनों में 3 क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी रही है। 2015 में क्वेश्चन आया था द डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। तो आपको पता है डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस में है, और साथ साथ 2 सेल ऑर्गेनेल में भी सर्कुलर डीएनए मिलता है, या उसको हम
प्रोकैरियोटिक डीएनए भी कहते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जहां पे नहीं प्रेजेंट होता है उसका आंसर है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following statement is incorrect? A competitive inhibitors react reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor। तो ये तो सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन से एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। तो इनहिबिटर को एंजाइम चेंज नहीं कर सकता, ये भी सही है। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक ही एंजाइम या एक एंजाइम के पास एक ही साइट होती है, दैट इज एक्टिव साइट, जिसके लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कंपीट करते हैं। अगर कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर गया है तो अब वहां पे इनहिबिटर के बाइंडिंग के चांसेस नहीं है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। इनहिबिटर का प्रेजेंस उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ब्रेक डाउन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये भी पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो भी सही है। फोर्थ पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केएम of the enzyme for the substrate। presence of the competitive inhibitor, जब भी competitive inhibitor में मैंने आपको ग्राफ प्लॉट किया था, वो दिखाया था कि जब इनहिबिटर आपका रिएक्शन में होता है तो वो Km को इंक्रीज करता है। Vmax इज सेम बट Km इंक्रीजेस, जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जब इनहिबिटर है सोल्यूशन में, यहाँ पे देखिए, जब इनहिबिटर है सोल्यूशन में तो यहाँ Km आपका इस तरफ मूव करता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -1 हो और यहाँ पे -2 हो, तो अगर हम बात करें कि -1/Km इज इक्वल टू -2, तो Km क्या होगा? Km इज इक्वल टू 1/2। और जब आप इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे, तो व्हेन -1/Km इज इक्वल टू -1, देन Km इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इस तरफ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे Km की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको Km की वैल्यू 1/2 मिलेगी। तो इनहिबिटर, जब आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो Km इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 2015 में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन सी अर्चिन DNA which is double stranded, 17% of the bases were shown to be cytosine। The percentage of other 3 bases expected to be present in this DNA are। तो अगर चरगाफ रूल से हम देखें तो चरगाफ रूल A/T is equal to G/C is equal to 1। ये चरगाफ रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका साइटोसिन 17% है तो गुआनिन भी 17% होगा। तो टोटल G और C मिलकर 34% कवर कर लेंगे। रेस्ट 66% A और T का होगा। तो जितना A होगा उतना ही T होगा। तो A, इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, A शुड बी 33 एंड T आल्सो शुड बी 33। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो A 33, T 33 एंड G 17%। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। Which one of the following is a non-reducing carbohydrate? तो नॉन रिड्यूसिंग के लिए मैंने आपको बताया था, जब मैं कार्बोहाइड्रेट बता रहा था,
कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में क्या डिफरेंस है। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री हो तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। एनोमेरिक कार्बन इनमें से किसमें फ्री नहीं होता, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज जिसमें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सुक्रोज वो शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सुक्रोज। बेस्ट और मोर, इसको हम राइट आंसर बोलते हैं कि बाकी सब गलत हैं क्योंकि इन सब के पास एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option which is not correct with respect to enzyme action। इसमें से आपको not correct with respect to enzyme action चूज करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये ऑप्शन सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। देखिए ये जो ऑप्शन कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो भी वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने जब आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बताया था तो उसमें एक पॉइंट बताया था कि अगर कहीं किसी सॉल्यूशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है और उसमें कोई कंपाउंड इनहिबिटर पड़ा हुआ है, तो अगर वहां पे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इनहिबिशन रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये सही नहीं है। बाकी और पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द व्हिच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। यस, सबस्ट्रेट बाइंड विद द एक्टिव साइट एंड in case of non-competitive inhibitor, and the other chemicals या inhibitors bind to the allosteric sites या other than the active sites। ये सही है। Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase, this option is also right। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैंने आपका 2017 से रिसेंटली 17 का एक क्वेश्चन पेपर, 16 के 2 क्वेश्चन पेपर, 15 का एक क्वेश्चन पेपर और 2014 का या 2014 का एक क्वेश्चन पेपर के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।